हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक नई श्रृंखला के ऊपर होने वाला है। एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं आप सबके लिए। इसमें मेरे द्वारा ये अनुमान लगाया जाएगा कि जो जो एग्जाम अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल, दरोगा, कोर्ट, सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, रेलवे और बिहार सिपाही भर्ती, इन सारे एग्जाम में ये मेरा अनुमान है। इसमें मैं 100% सत्य नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अनुमान है कि मुझे लगता है कि ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में दिखेगा। तो इस वाले सीरीज में मैं वैसा ही क्वेश्चन डालूंगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक मैं बात करता हूं। इसमें मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न, ये वाला जीके, ये वाला जीएस आपके एग्जाम में आएगा। तो इस वजह से मैं इस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अतिरिक्त नॉलेज भी आपको गेन करना है, ताकि जितना भी इसके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो आप टैकल कर पाए, ठीक है। वो हम सब आगे देखेंगे भी। और पीडीएफ के लिए तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहां पे भी कभी कभी मैं टेस्ट डालता हूँ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और वहां से भी आप इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 12 क्वेश्चन होंगे, 12 डिटेल प्रश्न है इसमें। आपको मैं इस पहले वीडियो से आप सब रिव्यू भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कैसा वीडियो है, अच्छा लगा कि खराब लगा, क्या आपको लगता है कि सही दिशा में जा रहा है। लेकिन ये मेरा अनुमान है, इसलिए मैं अपने अनुमान के आधारित पे बोल रहा हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है राज्य का राज्यपाल, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले तो आप सब इस क्वेश्चन को टैकल करें, देखिए आपको बनता है कि नहीं बनता है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, राज्य के राज्यपाल। आइए इसका डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं हम सब। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सब कुछ ऐसा बात जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार आपको पूछेगा। तो पहला हो गया, अनुच्छेद 219 के तहत राज्य का राज्यपाल जो होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 217 में क्यों लिखा हूं, तो इससे रिलेटेड है, देखिए आप सब। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जाती है। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में दिख सकता है। तीसरा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 बहुत बार एग्जाम में आया है। तो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 124 कहता है, और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 कहता है, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 124 में, इसमें भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश, और संसद द्वारा पारित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं रह सकते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकता है, यानी 7 तक न्यायाधीश रह सकते हैं। संसद अगर पारित करेगी तो 7 से अधिक भी न्यायाधीश रह सकता है, ठीक है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। तो एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम सब पढ़े, इसमें देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। लगभग इसमें 6 पॉइंट पढ़े तो लगभग 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम सब अभी आगे 11 क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। ये सारा क्वेश्चन आप सब रट के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर भारत का चुनाव आयोग, दूसरा है संसद की संयुक्त समिति, तीसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आइए जानते हैं कुछ और भी बातें। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय देखता है और यह अंतिम फैसला होता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 71। याद करते जाएंगे हमारे साथ। अनुच्छेद 71 में क्या बात किया गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा और यह सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला होगा और वही अंतिम फैसला माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये देश के प्रथम नागरिक के साथ साथ ये तीनों सेना के प्रमुख भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि युद्ध का घोषणा राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, ये भी बात आप जान लें। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 65 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मान लेते हैं, या उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए या निष्कासन कर दिया जाए, जिसको महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत आता है, ठीक है। ये सब भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। या अन्यथा की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस स्थान पर कार्य करेगा। पांचवा है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, लेकिन वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम अच्छे ढंग से क्वालिफाई होगा, क्योंकि इसमें आपको इधर उधर से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसमें? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7वीं अनुसूची में, दूसरा है प्रस्तावना में, तीसरा है मूल अधिकार में और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पहला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 1937 में इसे आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड की राजधानी डबलिन होती है, ये भी आप जान लें। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा, तो ये कभी कभी पूछ लेता है। 4 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी ये अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ये फोर्सफुली लागू नहीं होता है। 5वां अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो कल्याणकारी जो नीति है ये किसमें निहित है? तो ये है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विधिक अधिकार, दूसरा है नरसंघिक अधिकार, तीसरा है मूल अधिकार और चौथा है संवैधानिक अधिकार। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संवैधानिक अधिकार। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। चलिए देखिए पहला पॉइंट, अनुच्छेद 326 के तहत सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया और यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन एक विवाद हुआ था, विवाद नहीं बोल सकते इसको, वाद बोलते हैं, यानी जहां पे एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL 2015 में इसे विधिक अधिकार माना था। तो ये बीपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन पूछती है, आपके बिहार SSC में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाला आप जरूर याद रखें, अनुच्छेद 326 के तहत हम सबको यानी 18 साल प्लस वाले को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। दूसरा अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 324 याद करते जाए हमारे साथ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 325, इसके अनुसार एक साधारण मतदाता धर्म, जाति, वंश, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर अलग से मतदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, आप किसी जाति के ऊपर अगर आप वोट करना चाहते हैं तो यानी विशेषाधिकार आपको नहीं दिया गया है कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग होगा, सिख है तो सिख के लिए अलग होगा। ऐसा कोई भी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है, यानी हमारे संविधान में वोट का जो व्यवस्था किया गया वो सब के लिए सिमिलर है। ठीक है, बस ये याद रखना है, 18 साल प्लस होना चाहिए। और ये कौन अधिकार देता है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 326 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 326, जो कि आप पहला नंबर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजकुमार शुक्ल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है कृष्ण सहाय। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राजकुमार शुक्ल। चलिए इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट को देखते हैं हम सब। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया गया था। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसके बारे में 2-3 पॉइंट जरूर आप याद रखें। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। इनमें कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को गुट में फिर से शामिल किया गया था और 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जहां उन्होंने तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, अब ये तीन कठिया व्यवस्था क्या था? तो तीन कठिया व्यवस्था था, एक कट्ठे में 3 हिस्से में नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, वो भी जबरन। इस वजह से राजकुमार शुक्ल परेशान हो गए थे, वहां के किसान थे। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण आप नाम सुने होंगे। तो पूर्वी चंपारण का एक हिस्सा है मोतिहारी। ठीक है, तो मोतिहारी में ये गांधी जी पहुंचे थे, वहां पे बापू धाम भी बना है। ठीक है, तो वहां पे पहला इनका चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे। इस वजह से क्या बनाते हैं हम सब? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स जरूर याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और अंडरलाइन कर लें। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं फ्री में बताता हूं, मिल जाता है आराम से टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रामानंद सिन्हा, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सचिंद्र नाथ सान्याल और चौथा है सचिदानंद सिन्हा। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम सब पढ़ेंगे अनुशीलन समिति के बारे में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, 6 का हो गया 3 नंबर। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने बक्सर में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्र द्वारा कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। अनुशीलन समिति के 3 समिति थे, मतलब 3 भाग में ये बटा हुआ था। एक भाग था प्रमथनाथ मित्र का, दूसरा था सरला देवी का, ये बंगाली थी, और तीसरा अरविंद घोष जी का। ठीक है, 1902 में अनुशीलन समिति की शुरुआत अखाड़े से हुई और इसके 2 रूप थे, ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अनुशीलन समिति के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मिस्र की सभ्यता, दूसरा है फारस की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत बार सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम सब। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसके 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसे आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके प्रमुख बंदरगाह लोथल जो कि गुजरात में है तथा सुध कोददा था, यह नगरीय सभ्यता थी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और लाइन बदलने पर बाईं से दाएं, मतलब ऐसे लिखा जाता था। मैं आपको बता देता हूं, तो ऐसे करके हम सब लिखेंगे पहले और फिर यहीं से घूम जाएंगे। ठीक है, इसकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा तो और भी हम सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी अगले आने वाले वीडियो में हम सब जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है फिरोज खिलजी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेंगे आइए देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, इक्ता प्रणाली चलाई थी, ये वीवीआई कर लीजिए इसको। उसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसे शायद बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो एक बार आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अहिलवाड़ा युद्ध के दौरान खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और इल्तुतमिश शमसी वंश का था और एवं इलवारी तुर्क था। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन नीचे का देखिए पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टांका और तांबे की जीतल उन्होंने ही आरंभ किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बार बार एग्जाम में आता है इल्तुतमिश से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर वारेन हेस्टिंग्स। आइए आंग्ल मैसूर युद्ध पे चर्चा करें हम सब। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। यह युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। गवर्नर जनरल इस समय कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको मुंहजबानी याद रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे ढंग से एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा आप 10वां, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहां अवस्थित है, यानी किस कंट्री में? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केनिया में, दूसरा है मालवी में, तीसरा है तंजानिया में और चौथा है जाम्बिया में। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर तंजानिया में। ठीक है,
आपसे पूछ ले कि अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन है, तो ये किलिमंजारो है। ठीक है, और किलिमंजारो है तंजानिया में। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है, तो ओजस डेल सेलेडो। उत्तरी अमेरिका का पर्वत का क्या नाम है, माउंट मैकिलने। और यूरोप में है एल्ब्रूस। ठीक है, तो ये 4 बहुत ही प्रमुख है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो जाता है, इस वजह से आप सब जगह का नाम याद जरूर रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है। इसमें मैं 3 ही ऑप्शन दिया हूं, तो इस 3 ऑप्शन में से एक आंसर है। बादाम पहाड़, डली राज हरा, कुदेरमुख और नोआ मुंडी, ये सूची 1 में है। सूची 2 में है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। आपको मैच करना है, पहले आप सब मैच कर लीजिए कि कौन सा सही होगा। इन 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएंगे आप सब। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट याद कर लेते हैं हम सब। अब यहां से हम सब डायरेक्ट याद करते हैं कौन सा चीज कहां है। तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, डली राजहरा है छत्तीसगढ़ में, कुदेरमुख है कर्नाटक में और नोआ मुंडी है झारखंड में। ठीक है, चारों आप याद जरूर रखेंगे। चलिए अति संभावित जीके का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं हम सब। 12 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महालनोबिस, दूसरा है VKR राव, तीसरा है दादा भाई नरोजी और चौथा है साइमन कुटनेटस। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 12 क्वेश्चन किए हम सब, लेकिन डिटेल में भी तो बहुत सारा चीज किए। अगर आप सब बोलेंगे कि प्रश्न का श्रृंखला 15 कर दीजिए या 20 कर दीजिए, तो वो भी मैं कर दूंगा, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में। आइए एग्जाम में क्या क्या पूछेगा आपको राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुटनेटस है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय लेखांकन के प्रथम वैज्ञानिक अनुमान PKR राव द्वारा लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नरोजी द्वारा 1868 में लगाया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक का नाम भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 1868 में कितना बताया था भारत का, तो 20 रुपए बताया था, ये भी आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद यानी 1949 में राष्ट्रीय आय का अनुमान PC महालनोबिस द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट्स थे। देखिए फैक्ट्स ज्यादा अगर कहेंगे तो और भी ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में जितना जाएगा उतना ही मैं सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं आप सबको। और डेली हम सब 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे और वैसा प्रश्न इसमें करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में दिखे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में दिखेंगे भी। ठीक है, इसलिए इस वाले सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपसे। अगर आप रेलवे, बिहार SSC, कोर्ट, दरोगा और जो कि है सिपाही भर्ती, इन सब की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पा सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ा बहुत इंट्रो में भी समय खर्च हुआ, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आगे जो है 15 मिनट तक में हो जाएगा हम सबका लगभग 12 से 15 प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।